नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुमरेशपुर गांव में 22 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार मृतक रवि अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। शनिवार को उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दीप प्रकाश है। मैं वर्तमान ग्राम प्रधान मुमरेशपुर से। प्रधान जी, क्या घटना हुई है आपके गांव में? घटना ये हुई है, एक लड़का है रवि कुमार, उसने मतलब फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। अच्छा, क्या कारण रहा है फांसी का? कारण अभी कोई पता नहीं लग पा रहा है। वैसे मियाँ बीवी का झगड़ा बताया जा रहा है। कितनी उम्र होगी? उम्र लगभग 22 वर्ष। मेरे भाई से बात कर रहा था। उसके बाद हम सोने चले गए तो घर पे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, आपको जानकारी कैसे लगी? मेरे पापा आए ही बात करने। मेरे पापा के खटखटा रहे रोटी को, रोटी बनाऊंगे इसलिए। अच्छा, आपके भाई ने फांसी लगा ली? हाँ, मेरे भाई ने गेट खोला था, वो लड़का ने जब पता पड़े। हम तो घेर पे सब, इसलिए हमें पता नहीं पड़े। तो मौके पे ही मौत हो गई है क्या? डॉक्टर के पास ले गए थे? पीछे हुई है। वहीं बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के जटोला गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस झड़प में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद में शामिल कुछ लोग वर्तमान ग्राम प्रधान के परिजन बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मारपीट की घटना और वायरल वीडियो को लेकर पहासू पुलिस फिलहाल अनजान बनी हुई है। वायरल वीडियो जटोला गांव का बताया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो वहीं गाजियाबाद इंदिरापुरम स्थित वर्ल्ड रेजिडेंसी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में आ गया है। प्रोजेक्ट के खरीदार अमरीश आनंद ने बिल्डर पर वर्षों से फ्लैट का पोजीशन न देने पर खरीदारों को परेशान करने का आरोप लगाया है। अमरीश आनंद का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2013 में करीब 60 लाख रुपए का फ्लैट बुक कराया था और कुल कीमत लगभग 90% भुगतान भी कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बैंक से लोन लिया, जिसकी EMI आज भी चुका रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है। पीड़ित के अनुसार प्रोजेक्ट में देरी के बाद कई खरीदारों ने NCLT का रुख किया है। उनका आरोप है कि तब बिल्डर फ्लैट ट्रांसफर करने में आनाकानी कर रहा है और कोर्ट का मामला लंबित होने का हवाला दे रहा है। अमरीश आनंद ने प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग करते हुए कहा है कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में फंसी हुई है। उन्होंने जल्द फ्लैट दिलाने और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये फ्लैट 2013 से हमारा चल रहा है पूरा सेटअप और पोजेशन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी साल डेढ़ साल पहले तक तो फिर भी थोड़े मेलो डाउन थे। अभी तो ये सीधे से कहने लग गए कि आपका जो है फ्लैट कैंसिल हो गया है और कॉन्स्टेंटली EMI यहाँ भर रहे हैं हम, और हमें रहना तो है ही। पहले रेंट पे रह रहे थे, वहाँ रेंट भर रहे थे। अब हमने फिर दूसरा फ्लैट हार के मोहाली में खरीदा, उसकी EMI जा रही है। तो मतलब हमारा पूरा सिस्टम फिनेंशियली बिगड़ चुका है। कब आपने ये फ्लैट लिया था, क्या सोच कर लिया था? ये हमारे बच्चों के लिए हम कुछ उचित भविष्य बना रहे हैं। उस टाइम पे एक घर लिया था हमने सोच के कि पोजेशन होगा, अपने घर में जाके रहेंगे। बहुत समय तक इसके कारण हमको रेंट पे ही रहना पड़ा था। मेरा नाम अमरीश आनंद है। मैंने 2013 में करीबन 12 और 13 के टाइम पर वर्ल्ड रेजिडेंसी इंदिरापुरम में अपना फ्लैट बुक कराया था और उसका लोन 2013 से स्टार्ट हो गया था। तब से मैं पे इसकी EMI भर रहा हूँ अपनी सैलरी से। मैंने इसलिए बुक कराया था कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई एक आशियाना बना पाऊँ, है ना, अपने परिवार के लिए कुछ एक चीज़ बना पाऊँ। तो 2013 से मैं दे रहा हूँ। इनका टाइम जो था 2016 में इनको देना था, लेकिन बहुत डिले हुआ। बहुत डिले होते होते हम इनके चक्कर काट के थक गए, लेकिन इन्होंने अभी तक पोजीशन हमारा दिया नहीं है फ्लैट का। और हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, आगे टड़का देते हैं, कुछ ना कुछ आगे कर देते हैं और अब कह रहे हैं कि आपका फ्लैट कैंसिल हो गया। 2013 में आपने कितनी कीमत में फ्लैट लिया था, कितने करीबन था और क्या टर्म्स कंडीशन है? 3 BHK फ्लैट था, ये 1430 स्क्वायर फीट का, ये करीबन 65 लाख की कीमत थी।
मुजफ्फरनगर जिले के चारथल कोतवाली क्षेत्र स्थित मुर्दा पट्टी में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच फिर आमने सामने आ गए हैं। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया है। इसके बावजूद विवाद दोबारा भड़क गया और देर रात हुए हंगामे और मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में करीब 15 साल पुराने मां बेटे हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। FTC 3 के जज रवि दिवाकर ने आरोपी रईस उर्फ जहूर हसन को दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2011 का है, जब बकरीद के दिन 30 वर्षीय राजेश देवी और उसके 6 वर्षीय बेटे हिमांशु की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध संबंध के और साथ रहने की जिद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। राजेश देवी 11 नवंबर 2011 को रुड़की के लिए निकली थी, लेकिन 2 दिन बाद 13 नवंबर को उनका और उनके बेटे का शव चारथल क्षेत्र के जंगल में बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। ये मामला मुजफ्फरनगर के चारथल कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये थाना चरथावल की घटना है। 2011 में राजेश देवी अपने पुत्र जो 6 वर्षीय बच्चा था हिमांशु, उसके साथ घर से गई थी अपनी बेटी पूजा से मिलने। रास्ते में वह अभियुक्त रईस के पास चली गई और विवेचना में ये तथ्य सामने आया था कि रईस ने उसकी ईंट से पीटकर हत्या कर दी थी। जब उसका 6 वर्ष का बच्चा हिमांशु रोया तो रईस ने बहुत ही बेरहम तरीके से उसके बेटे हिमांशु की भी हत्या कर दी थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। वर्तमान में मामला FTC 3 जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रवि दिवाकर जी है, उनकी कोर्ट में मामला विचाराधीन था। अभियोजन द्वारा कुल 9 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सभी पुलिस प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष साबित कराया और हमारे साथी ADGC कुलदीप कुमार ने बहुत मजबूत पैरवी करते हुए इस मामले में अपने पक्ष को माननीय न्यायालय के तो वहीं मुजफ्फरनगर खालापाड़ थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में पीड़ित परिवार शनिवार को SSP कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि गांव से ससुराल जाते समय एक युवक ने उनके साथ मारपीट की और अभद्रता की। पीड़ित ने वसीद पुत्र साकिर पर मारपीट करने का, लगातार परेशान करने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि 3 साल पुराने प्रेम प्रसंग को लेकर आरोपी अभी भी विवाद खड़ा कर रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपी उनकी बहन पर पति को तलाक देकर उससे शादी करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उनकी बहन का वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केवल शांति भंग करने की कार्रवाई की, जबकि मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया। से पैसे लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगा है। फिलहाल पीड़ित परिवार SSP से मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं मंसूबपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बहन मंसूबपुर से अपने गांव जा रही थी, अपने ससुराल। और साकिर का लड़का वाशिद मुजफ्फरनगर में आके मेरी बहन के साथ मार पिटाई की और बदतमीजी भी की है। सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाशिद है, शाकिर है पिता, उसका नाम। साकिर कौन है? साकिर है जी, साकिर उनका बाप लगता है वाशिद का जी। मार पिटाई की मेरी बहन के साथ 3 साल पहले कोई बातचीत थी, मतलब वो पुरानी बात को लेकर के मुद्दा बनाना चाह रहे थे। मेरी बहन को छुड़वाना चाह रहे। मेरी बहन को मुस्कान को छुड़वाना चाह रहे, कहना तलाक दे, मुझसे शादी कर। अब कौन है ये? कहाँ का रहने वाला? ये वाशिद है, मंसूबपुर का रहने वाला है जी। साकिर इनका बाप का नाम है, उसका भाई है जाकिर। इन्होंने मार पिटाई की है, कम से कम 5-7 आदमी थे, मार पिटाई की खालापाड़ मुजफ्फरनगर, यहाँ से शिव चौक पे। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर के पास मीनाक्षी चौक से सही चौक पर संबंधित थाने में सूचना किया? हाँ जी, थाने में सूचना की है। उन्होंने 151 उनका चालान कर दिया सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं नोएडा सेक्टर 168 स्थित लोटस जिंक सोसाइटी में के सैकड़ों निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 दिनों से सोसाइटी में पानी की
आपूर्ति ठप है, जिससे भीषण गर्मी के बीच उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। अधिकारियों की अनदेखी से नाराज लोगों ने बैरिकेडर लगाकर सड़क जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिना पानी के रोजमर्रा की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि संबंधित विभाग और प्रबंधन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं और सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द पानी आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। तो वहीं जनपद शामली के गांव उस्मानपुर निवासी 28 वर्षीय रितिका की डिलीवरी के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने प्रबंधन पर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। मृतका के पति छात्रपाल के अनुसार रितिका को प्रसव के लिए शामली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान उचित उपचार नहीं मिलने से उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रितिका अपने पीछे पति और 3 वर्षीय बेटी और 12 दिन के नवजात बेटे को छोड़ के गई है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और ग्रामीणों में भी आक्रोश है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीवन कठिन बना दिया और ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ रहा है। धरने के दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई से गरीब, किसान, मजदूर और मध्य वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत का। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद समाजवादी पार्टी के युवा नेता, हम बात करेंगे आज धरना में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से जो है ज्ञापन देंगे क्योंकि जिस तरीके से सरकार हर एक अपनी नीति में विफल है। आज चाहे आप महंगाई लीजिए, डीजल, पेट्रोल जो है, गैस सिलेंडर हुआ, सोने के बढ़ते दाम हुए, लोग परेशान है। हर एक जो है सबका जो है आज इस सरकार से जो है परेशान है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम यही मांग करेंगे जो है सबसे पहले महंगाई की जो है कम करें। अमूमन जो है और अभी हाल फिलहाल में जो है पेपर हुआ उसमें भी पेपर लीक जो है सरकार पेपर लीक से नहीं करा पा रही, जो है इसका भी सरकार है। अम्बेडकर नगर में 2 महीने में एक 17 लाख की लूट, एक 12 लाख की लूट हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? इसमें शासन प्रशासन की भी जो है कहीं न कहीं ढिलाई है। जिस तरीके से सरकार जो है कह दी कि जो 0 टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ अपराध मुक्त, भय मुक्त सरकार है। इस धरातल पे जरा सा भी ऐसा कुछ नहीं है। एक पेट्रोल पंप, खजरी पेट्रोल पंप पे 10,000 की लूट हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये लूट, हत्या, बलात्कार, ये सारी चीजें भाजपा की सरकार में आम बात हो गई। और अभी आपने देखा होगा इनके मंत्रियों का कितना बेचकर बयान आता है। इन लोगों की आम जनता की समस्याओं से कोई मतलब रह ही नहीं गया। ये लोग घूस खसूट चारों तरफ से मचाए हुए हैं और जो देश में पेट्रोलियम की किल्लत के हालात हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, सारी चीजों की किल्लत है। ये सब का कारण एक ही है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कम्प्रोमाइज हो गई है और ये लोग पूरी तरह से ट्रम्प के इशारों पे नाच रहे हैं। अभी रूस और ईरान समेत तमाम देशों में इफरात तक का तेल उपलब्ध है, लेकिन अमेरिका और ट्रम्प के दबाव में ये लोग जानबूझ के वेनेजुएला और ऐसे जगहों से तेल ले रहे हैं जहां से तेल 2 गुना 3 गुना रेट पे मिल रहा है और अमेरिका को दलाली जा रही है। ये सरकार जब तक इसी तरह कंप्रोमाइज रहेगी और ट्रम्प के दबाव में काम करती रहेगी तब तक देशवासियों को राहत नहीं मिलेगी और जब तक देश और प्रदेश में समाजवादी और पीडीए की सरकार नहीं आएगी तब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी। और आपने अभी देखा होगा
कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुए, 19,000 पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज के बच्चों जिन्होंने परीक्षा पास की थी, नौकरी की योग्य थे। यहाँ तक कि सरकार और हाई कोर्ट ने भी माना कि उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी। इस सरकार ने उनको नौकरी नहीं दिया और मुख्यमंत्री ने अपने सुजातीय लोगों को नौकरी में भर दिया। और पिछड़े और दलित छात्र दिन रात लखनऊ में कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मुख्यमंत्री के दर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध देने वाला कोई नहीं है। और पहली बात तो भर्तियां हुई नहीं, जो 2-4 छोटी मोटी भर्तियां होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत का। हमारे साथ बात करने के लिए तो वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 सहायक सहभागीय परिवहन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में विशेष सचिव परिवहन विभाग के केपी सिंह द्वारा आधिकारिक तबादला आदेश जारी किया गया है। विभागीय स्तर पर किए गए इस तबादले को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों और मंडलों में तैनात सहायक सहभागीय परिवहन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। तबादले के बाद संबंधी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग में समय समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं, कार्यकुशलता और विभागीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के तबादले किए जाते हैं। शनिवार शाम मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। खराब मौसम की भविष्यवाणी के कुछ घंटे बाद ही राजधानी में बारिश शुरू हो गई। धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर गया। वहीं आईटीओ से बीजेपी से दफ्तर जाने वाले रास्ते पर भी पेड़ गिरा है, जिसकी चपेट में एक गाड़ी भी आ गई और रास्ता भी बंद हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने शाम को हवाएं चलने और तेज झोंकों का अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और कुछ उत्तर दिल्ली के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम ने करवट ले ली है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।